पहले हमें पता तो होना चाहिए कि जीडीपी क्या होती है, और ये तो आप लोगों के लिए कोई नई चीज तो है नहीं, ये तो हलवा है हलवा कि सर जीडीपी क्या है? इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। बात बताओ, अपने जीवन में सबसे ज्यादा परसेंटेज तुम कब पाए थे? सर एलकेजी में। बोलो, एलकेजी में ना सर, पढ़ने में हम बड़ा अच्छे थे सर, एलकेजी। शुरुआत तो सर हमारी बड़ी सही हुई थी, अंत गड़बड़ हो रहा है। नॉमिनल नेशनल इनकम, बेटा जो नॉमिनल नेशनल इनकम होता है ना, ये भी क्या होता है? नॉमिनल वर्ड आते हैं, इसका मतलब तुरंत समझ जाना क्या होगा? करंट ईयर। और याद रखिएगा, यहाँ पे करंट ईयर की क्वांटिटी जो है बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई होती है। किसकी? रियल जीडीपी निकालना है तो इस साल की क्वांटिटी, इस साल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कौन सी ईयर के प्राइस से जो है कि वो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या निकाल रहे हैं? बेस ईयर की प्राइस पे। कि जब बेस ईयर की प्राइस पे कोई चीज निकलेगी तो वो रियल, और जो करंट ईयर के प्राइस पे निकलेगी नॉमिनल। देखो आप गोल्ड देख लो, शुरू में था कितना जो है कि 70-80,000 पे, अभी कितना हो गया? 1,20,000 1,15,000 रुपए हो गया। तो प्राइस फ्लक्चुएट होने की वजह से ना कभी भी हम एक सही जीडीपी अपने कंट्री की नहीं निकाल सकते। एक एमसीक्यू का सवाल, कभी कभी ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, सॉरी 3 मार्क्स के, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी? एक्सप्लेन ब्रीफली। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है बढ़िया होंगे आप लोग। मैं एक बार फिर से अभय सिंह कॉमेट हब परिवार के तरफ से आपके लिए जो है इकोनॉमिक्स की नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके पास आ गए हैं। कई बच्चों के कमेंट्स आए, कई बच्चों के वो जो है कि डाउट्स आए कि सर आपने जो है कि सिर्फ हमें मेथड पढ़ाया, आपने हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बताया। लाइक सर रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, डिफ्लेटर जीएनपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, देन उसके बाद सर रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, इन सब चीज़ों के बारे में आपने हमें अभी तक नहीं बताया। सर प्लीज़ एक क्लास उसके लिए भी प्रोवाइड करें। तो सर आपके लिए, आपके डाउट, आपके जो है कि उस पर सर एक नई क्लास के लिए हम आपके साथ आ गए हैं। दैट इज क्या कि यहाँ पे जो है कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो टॉपिक जिसमें हम लोगों ने कवर किया था, क्या दैट वाज वैल्यू एडेड मेथड आप लोगों को पढ़ाया मैंने। देन उसके बाद डबल काउंटिंग पे जो है कि हमारी बातें, अच्छी खासी बात हुई डबल काउंटिंग पे। देन उसके बाद इनकम मेथड के सारे कंडीशंस हम लोग पढ़े। देन उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड की सारी कंडीशन, एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे कैसे तोड़ा, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को तोड़ना सिखाया। देन उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को तोड़ना सिखाया। ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे हमारी बात हुई, ठीक है। और अच्छा रिस्पांस भी सर आपका आया, बच्चों का अच्छा रिस्पांस आया कि बच्चों को लगा कि नहीं ठीक है सर, अच्छा है, हमारा डाउट क्लियर हो रहा है। अभी जो है कि सर इस क्लास के बाद जो है कि हम जो है कि एक PYQ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज कि, और वो क्वेश्चंस बोर्ड लेवल क्वेश्चंस होंगे। बोर्ड लेवल क्वेश्चंस मतलब कि सर आपको जो है ना बोर्ड्स में कैसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इस पूरे नेशनल इनकम यूनिट से। अभी तक सिर्फ हम सर पढ़ते जा रहे। अब आपको मैं ये समझाऊंगा कि बोर्ड्स लेवल के न्यूमेरिकल्स कैसे मिलेंगे आपको, किस लेवल के होंगे, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा वहां। क्लियर है? तो चलिए सर वक्त जाया ना करते हुए जो है आपके इस नए टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। दैट इज सर सबसे पहला ही चीज, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? तो सर नॉमिनल जीडीपी का मतलब समझिएगा बेटा। नॉमिनल जीडीपी समझने से पहले आप एक बात समझिएगा जरा। ये क्या है कि सर कंडीशन ये है कि सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि जीडीपी क्या होती है, और ये तो आप लोगों के लिए कोई नई चीज तो है नहीं, ये तो हलवा है हलवा कि सर जीडीपी क्या है? इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर या 1 अकाउंटिंग ईयर, कि एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी कौन सी वैल्यू, उसकी जो है कि फाइनल मनी वैल्यू। देखिए सर जीडीपी क्या है? इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ 1 ईयर। एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कौन सी वैल्यू? फाइनल मनी वैल्यू। मनी वैल्यू मतलब याद रखिएगा बेटा, कभी भी नेशनल इनकम में जो है, नेशनल इनकम चैप्टर में हमने हमेशा आपको एक बात बोला, कोई भी वैल्यू निकलेगी तो एफसी पे निकलेगी। एफसी का मतलब क्या बताया था? फैक्टर कॉस्ट। क्या बताया था बेटा? फैक्टर कॉस्ट।
कि कोई भी वैल्यू निकलेगी तो बच्चा फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगी, तो इसीलिए ये फैक्टर कॉस्ट मतलब कौन सी वैल्यू, मनी वैल्यू। अगर मार्केट प्राइस देता तो क्या हो जाता, मार्केट वैल्यू हो जाता। तो वो बोला कि फैक्टर कॉस्ट मतलब मनी वैल्यू कहलाती है ये। तो कभी भी जीडीपी कैलकुलेट हो चाहे नेशनल इनकम, आप देखे होंगे जब आपको मैंने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम निकालना जब आपको सिखाया था तो वहां पे भी मैंने एक बात बोली थी आपसे कि बेटा कभी भी याद रखना कि जब भी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम निकालेगा वो कंट्री के बेस लेवल पे, तो हमेशा वो मनी वैल्यू की बात करेगा, मतलब फैक्टर कॉस्ट की बात करेगा। एक और चीज बताया था कि नेट वैल्यू की बात करता है, ग्रॉस वैल्यू की बात नहीं करता है। समझ में आया? चलिए, तो आपको सर जीडीपी समझ में आया होगा। अब सर ये आखिर नॉमिनल नाम कहां से आया? ठीक है, तो सर जब कभी भी मनी वैल्यू इज कैलकुलेटेड एट करेंट ईयर प्राइसेस, मतलब सर समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए एक हमारे पास 2011-12 ईयर दे दिया और एक दे दिया 2024 और 25, ठीक है, चलो 24-25 से अच्छा इस सेशन को समझिए, ये 2025 से 26 सेशन चल रहा है। अब एक बात बताइए, ये क्या हो जाएगा बेटा, करंट ईयर, क्या हो जाएगा, करंट ईयर, और ये क्या हो जाता है, बेस ईयर। अब समझना ये बेस ईयर बनता कैसे है। एक बात, चलिए एक सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। बेटा एक बात बताओ, अपने जीवन में सबसे ज्यादा परसेंटेज तुम कब पाए थे? सर एलकेजी में, बोलो एलकेजी में ना। सर पढ़ने में हम बड़ा अच्छे थे सर, एलकेजी शुरुआत तो सर हमारी बड़ी सही हुई थी, अंत गड़बड़ हो रहा है। हाँ यही ना, एलकेजी में 100%, 99.9, अचानक से गलती से बेटा रिजल्ट उठा के देख लोगे तो कहोगे अच्छा पढ़ने में तो हम भी ठीक थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया आप नीचे चले गए, कुछ लोग ऊपर जरूर उठते चले गए होंगे, हाँ या ना। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो यूं गए हैं। अब समझना बच्चा, तो जब आप क्या करते हो, अगर चलिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए, छोड़ो एलकेजी हटाओ, आप जो है मान लो कि सबसे ज्यादा अपने लाइफ का परसेंटेज पाए थे क्लास 8th में। किस क्लास में पाए थे? क्लास 8th में। चलो आपने 98% होल्ड किया था, कितना परसेंट लाए थे? 98%। अब सर 98%, चलिए क्योंकि हायर स्टडीज हम 8 के बाद ही ज्यादातर मानते हैं, लोग मानते हैं, तो 98%। अब आप जो है क्लास 11th में जो है कि आप पाए कितना, चलो 78% फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप जब रिजल्ट, एक दिन ऐसे हुआ घर पे आप बैठे रिजल्ट लेके, तो आप ऐसे देखे क्या कि अरे यार 8th में मेरा 98% आया था, तो बड़ा अच्छे थे यार पढ़ने में। और अभी कितना, 11th में कितना है, 12th में कितना है, चलो ये 78% आया। दैट मीन्स तुमने कंपेयर, बच्चा ध्यान से समझना, तुमने कंपेयर करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? कंपेयर। बस खेल वही है, जब हम कोई पिछले रिकॉर्ड से, किसी पिछले चीजों से आज की चीज को कंपेयर करते हैं। ये क्या है? ये आज की वैल्यू है, और ये क्या थी? पिछली वैल्यू, जो बीती हुई वैल्यू है। तो आज की वैल्यू को जब हम कभी पिछली वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो बेटा उसी को बेस ईयर माना जाता है। क्या माना जाता है? बेस ईयर। तो इसीलिए हमने 2011-12 को एक बेस ईयर लिया था, और 2025-26 जो करंट ईयर चल रहा है वो तो करंट ईयर कहलाएगा। मतलब जो हमारी पिछले बेस्ट परफॉर्मेंस थी, ध्यान से सुनना, जो हमारी पिछली बेस्ट परफॉर्मेंस थी उसको हम बेस ईयर मानते हैं। क्या मानते हैं? बेस ईयर। तभी तो हम उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं कि उस साल हम बड़ा अच्छा पैसा कमाते थे, या उस साल जो है कि हमारा बड़ा अच्छा मार्क्स आया था, या उस साल हमारे घर जो है बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। तो बस वही चीज सर यहां पे भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बेस ईयर हमेशा याद रखिए, ये कंपेयरिंग ईयर होता है, ये जो है आपके पुराने समय का दी बेस्ट ईयर था। समझ गए? चलो, तो वही बोला कि जब कभी भी जीडीपी जो है, जब कभी भी इंडिया की जीडीपी आपको निकाल रहे हैं किस ईयर के प्राइस पे, तो करंट ईयर के प्राइस पे। किस ईयर के प्राइस पे बेटा? करंट ईयर के प्राइस पे। तो वो कहलाती है नॉमिनल जीडीपी। क्या कहलाती है बेटा? नॉमिनल जीडीपी। मतलब अगर मैं इसको एक आसान भाषा में लिख दूं तो जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। मतलब इस साल की जीडीपी
ध्यान से सुनना, 2025-26 की जो जीडीपी है वो इंडिया जो है क्या करे, इसी साल के प्राइस पे, इसी साल के प्राइस पे कलेक्ट जो है कि कैलकुलेट करे, मेजर करे, तो सर वो कौन सी जीडीपी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी नॉमिनल जीडीपी। कौन सी जीडीपी बेटा, नॉमिनल जीडीपी, दैट मींस जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। समझ में आया? अब कभी भूलेगा नहीं ना, नॉमिनल मतलब करंट, नॉमिनल मतलब करंट, मतलब जो इस साल हुआ है। क्लियर है? अब देखिए नॉमिनल जीडीपी को हम एक एग्जांपल से अगर हम आपको समझाएं तो देखिए, मान लीजिए 2024 में 200 क्विंटल हमारे पास गुड्स प्रोड्यूस हुआ था। कितना क्विंटल? 200 क्विंटल। ठीक है? और एंड द करेंट प्राइस इन द मार्केट इज ₹50। प्राइस उसका कितना था करंट में? 50 रुपए। ठीक है? कितना था? 50 रुपए। ठीक है? तो अगर अब तुमसे कोई पूछे बेटा नॉमिनल जीडीपी बताओ, क्या बोला बेटा, नॉमिनल जीडीपी बताओ, तो सर क्या करोगे? कुछ नहीं सर, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। बस ये याद रखना कि इस साल कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस किए और इस साल का प्राइस कितना है, दोनों को भैया मल्टीप्लाई अगर हम कर दे, दोनों को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो बन जाएगा बेटा क्या, नॉमिनल जीडीपी। इसी साल की क्वांटिटी, ध्यान से सुनना बेटा, इसी साल की क्वांटिटी और इसी साल के प्राइस को अगर मैं थोड़ा सा तुम लोगों को ब्रॉड लेवल पे लेके चलूं तो याद बेटा आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, ये तो मैं श्योर हूं कि आप पढ़े ही होंगे इसको बेटा। P1 और P0 पढ़े होंगे आप लोग। P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर, ठीक है, और P0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर। क्लास 12th आप इंडेक्स नंबर पढ़े होंगे स्टैट्स में, उसमें ये चीज आती है P1 P0। P1 मतलब करंट ईयर की प्राइस और P0 मतलब बेस ईयर की प्राइस। समझ में आया? ऐसे ही सर एक और नाम हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, एक और नाम क्या है, दैट इज Q1 Q0, Q1 और Q0, ध्यान से देखना, Q1 और Q0, Q1 को करंट ईयर का क्वांटिटी माना जाता है और Q0 को बेस ईयर की क्वांटिटी माना जाता है। क्या माना जाता है? बेस ईयर की क्वांटिटी। अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना, 2011-12 की क्वांटिटी को क्या लिया जाएगा, Q0, और 2011-12 की प्राइस को क्या माना जाएगा, P0। 2025-26 की क्वांटिटी को Q1 माना जाएगा और 2025-26 की क्वांटिटी को, अरे प्राइस को P1 माना जाएगा। तो बस इतना याद रखना बेटा, करंट ईयर और बेस ईयर हमेशा पीछे रहेगा, करंट ईयर से हमेशा पीछे रहेगा, कभी भी आगे मत कर देना। तो इसीलिए ये नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है Q1 मल्टीप्लाइड बाई P1, Q1 मल्टीप्लाइड बाई P1 मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई करंट ईयर का प्राइस, तब जाके इसी करंट ईयर की जीडीपी तुमको मिल जाएगी। बोलो बच्चा समझ में आया? उम्मीद है एकदम बेहतरीन आपको समझ में आया होगा ये चीज है। मैंने एक एग्जांपल भी सेट कर दिया, बेस ईयर क्या होता है, करंट ईयर वो भी बता दिया, सारी चीजों पे आपके बात हुई। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, आइए जरा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सर देखिए क्या मिला कि अब नॉमिनल जीडीपी पे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये लिखा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जीडीपी की बात हो रही तो डोमेस्टिक टेरिटरी आएगा ही आएगा, ऑफ अ कंट्री एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करंट मार्केट वैल्यू, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, वही है खेल, करंट की बात हो रही है, करंट क्वांटिटी का। तो देखो यहां पे जस्ट मैंने लिखा था वहां पीछे, देखो इधर पीछे क्या लिखा था, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस लिखा था ना, देखो यहां पे इट इज ऑल्सो नोन एज, नॉमिनल जीडीपी का अलग अलग नाम भी है, दैट इज जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस आया। और एक और नाम है नॉमिनल नेशनल इनकम। बेटा ये देखो ये नाम यहीं से आया है, नॉमिनल नेशनल इनकम। बेटा जो नॉमिनल नेशनल इनकम होता है ना, ये भी क्या होता है, नॉमिनल वर्ड आता है, इसका मतलब तुरंत समझ जाना क्या होगा, करंट ईयर। क्या होगा, करंट ईयर प्राइस। क्या होगा, करंट ईयर प्राइस।
बस नॉमिनल नेशनल इनकम का मतलब, अब ये डोमेस्टिक जीडीपी क्या है, डोमेस्टिक लेवल पे बात करता है, और नेशनल लेवल, नेशनल क्या करेगा, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे बात करेगा। बात समझ में आए? बस सर वही है, Q1 मल्टीप्लाइड बाई P1, ये भी सेम चलेगा, बस आपका नाम बदल गया। कहीं जीडीपी पूछ रहा है तो कहीं नेशनल इनकम पूछेगा। कभी जीएनपी पूछ दे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो कुछ नहीं सर, नॉमिनल जीएनपी लिख दोगे। क्या लिख दोगे? नॉमिनल जीएनपी। बस खेल खत्म। आप इससे डरने का नहीं है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम भी वर्ड मिलेगा। तो नॉमिनल नेशनल इनकम अगर बोला जाए तो क्या लिखोगे? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। याद रखना, नेशनल इनकम में कौन आ जाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। कौन आ जाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब जो नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं ना, वो, क्योंकि देखो इंडिया में रह रहा है तो डोमेस्टिक, इंडिया से बाहर रह रहा है लेकिन उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है तो नेशनल, और ए नॉर्मल रेसिडेंट। तो इसीलिए ये याद रखना, नॉर्मल रेसिडेंट लोग बोला जाता है। तो बस यहां पे प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी की जगह पे क्या हो जाएगा? नॉमिनल नेशनल इनकम का अगर डेफिनेशन आपको तैयार करना होगा तो यहां पे इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। बस खेल खत्म, नॉमिनल नेशनल इनकम मिल जाएगा। Q1 इंटू P1 मतलब प्राइस ऑफ द करेंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ द करेंट ईयर। खेल खत्म, जवाब आपका। तो मतलब नॉमिनल का मतलब ही होता है करेंट ईयर। अब चाहे नॉमिनल नेशनल इनकम निकालो, चाहे नॉमिनल जीडीपी निकालो, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचोगे सर ये तो कंफ्यूजन हो रहा है, सर कंफ्यूजन नहीं, बस इतना याद रखो बेटा, आप अपना कॉन्सेप्ट याद रखो। नॉमिनल मतलब करेंट ईयर का प्राइस, नॉमिनल मतलब क्या? करेंट ईयर का प्राइस। भाई क्वांटिटी तो सेम है, अगर इस साल का करोगे तो इसी साल की क्वांटिटी ना लोगे, और पिछले साल का करोगे तो पिछले साल की क्वांटिटी। बस प्राइस का खेल चलता है। किसका खेल चलता है? प्राइस का। प्राइस जो है पिछले साल की भी ले लेते हैं, कभी कभी इस साल की ले लेते हैं। तो अगर इस साल की प्राइस नॉमिनल, पिछले साल की प्राइस रियल, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलो अब सर देखिए भाई, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी, ध्यान से सुनिए, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब Q1 की बात करते हैं करेंट ईयर में, मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई हो रहा है प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग मतलब इस अकाउंटिंग ईयर में कितना प्राइस था, यही बन गया तुम्हारा नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल क्या? जीडीपी का फॉर्मूला। समझ में आया बच्चे? देखो कितना आसान था। नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट ईयर की प्राइस, और करंट ईयर मतलब समझ रहे हो, ये जो चल रहा उसका बात हो रहा है, उसकी प्राइस की बात हो रही है। क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़े, आओ। अब सर खेल आया कि अब चलिए एक एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं इसको। एकदम आपकी टॉपिक, सर हमारा काम ही है आपकी पूरी टॉपिक को क्लियर रखना एकदम। अब देखिए सर, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा खेल आपका। सर अगर मान लीजिए लेट अस अज्यूम इन इंडिया ड्यूरिंग 2021-22, एक ईयर लिया मैंने 2021-22 को, ठीक है। 10 चेयर्स, 20 ग्रोसरी प्रोडक्ट्स एंड 30 मशीनरी आर प्रोड्यूस्ड। कितना चेयर? 10 चेयर प्रोड्यूस किया, 20 ग्रोसरी प्रोडक्ट और आपके 30 क्या? मशीनरी। ये 3 चीजें हमने बनाया, ठीक। आगे क्या बोला? द करंट मार्केट प्राइस, मतलब सर अब ये Q1 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ या ना। करंट मार्केट प्राइस मतलब P1 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? P1 की। क्या बोला? करंट मार्केट प्राइस ऑफ ग्रोसरीज। चेयर कितने का था? 50। तो यहां लिख दोगे ₹50। कौन था? चेयर। पर यूनिट है, क्या है? पर पीस लिखा है। पर पीस मतलब पर यूनिट लिख दोगे। क्या लिख दोगे बेटा? पर यूनिट। फिर उसके बाद आपका ग्रोसरी 100 पर पीस, तो ₹100 में पर यूनिट कौन चला गया? ग्रोसरी। और मशीनरी ₹70 पर पीस, तो ₹70 पर यूनिट कौन हो गया? मशीनरी हो गया। अब सर देखिए ये चीज आपकी क्या हो गई? ये P1 हो गई क्या, और ये Q1 हो गई। हुई कि नहीं हुई? मतलब सवाल समझ में आया?
एक साल में एक 2020-21 का एक अकाउंटिंग ईयर आया, ठीक है। इस अकाउंटिंग ईयर में 10 शेयर, 20 ग्रोसरी प्रोडक्ट और 30 मशीनरी बनाता है। और यहाँ पे उनका दाम भी दे दिया क्या कि उस साल उसका दाम, चेयर का दाम 50 रुपये पर यूनिट था, ग्रोसरी का दाम 20 रुपये पर यूनिट था, अरे 100 रुपये पर यूनिट था, और मशीनरी का दाम 70, ठीक है। तो सर खेल आता है कि नॉमिनल जीडीपी बताइए, क्या बताइए, नॉमिनल जीडीपी। तो भैया एक बात बताओ, सबसे पहले कितना चेयर था, 10 चेयर, तो देखो 10 चेयर इंटू 50 कर दिया, तब जाके चेयर का पूरा वैल्यू मिला, हाँ या ना, चलो ठीक है। वही P1 देखो ध्यान से, Q1 इंटू P1 हुआ, देखो Q1 क्वांटिटी, P1 प्राइस हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखो ग्रोसरी 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, Q1 इंटू P1 फिर से हुआ, और ये 30 यूनिट्स कर रहे थे तो फिर से Q1 इंटू P1 हुआ क्या। अब देखो 50 इंटू 10 500, 20 2000 और ये 2100, जोड़ दो भैया 4600, 4600 ये आपकी नॉमिनल जीडीपी आ गई। क्या कितना आ गया, नॉमिनल जीडीपी आपका आ गई 4600। बोलो समझ में आया बच्चा, कोई डाउट, पक्का। आगे बढ़े तो देखो नॉमिनल जीडीपी का मैंने तुमको डेफिनेशन दे दिया, अलग अलग नाम बता दिया, नॉमिनल जीडीपी में क्या क्या चीज़ें आती है वो बता दिया। देन उसके बाद एग्जाम फॉर्मूला भी क्रिएट करना सिखा दिया, और नॉमिनल जीडीपी का एक एग्जाम्पल भी सेट करके बता दिया, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज, अब देखिएगा अगला टॉपिक हमारा क्या है। सर व्हाट इज रियल जीडीपी, क्या बोला, व्हाट इज रियल जीडीपी। तो सर आप देखिएगा इसको, सर समझिएगा, इसको बोला जाता है जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। क्या बोला जाता है, जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। जब हम किसी इकोनॉमी, किसी कंट्री की जीडीपी किस ईयर के प्राइस पे, बेस ईयर के प्राइस पे, जो पिछली प्राइस थी जिससे हम कंपेयर कर रहे थे उस पे निकाले, तो बेटा वो क्या कहलाता है, जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस कहलाता है, जिसको रियल जीडीपी। देखिए अब it is the money value of all goods and services produced by normal resident of a country in a year measured at base year price। तो सर यहां पे नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब जानते हैं, वो दोनों को इंक्लूड कर लिया, किसको किसको, डोमेस्टिक को भी और नॉर्मल रेसिडेंट को भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैंने बोला एक आप पढ़ोगे रियल जीडीपी पढ़ोगे, और दूसरा पढ़ोगे रियल क्या, रियल नेशनल इनकम, ये दो नाम पढ़ोगे। तो जीडीपी मतलब जब डोमेस्टिक लेवल की बात करें, किसकी बात करें बेटा, डोमेस्टिक लेवल की बात करें, तो और नेशनल इनकम मतलब जब डोमेस्टिक प्लस फॉरेन दोनों की बात हो। तो सर याद रखिएगा यहाँ पे करंट ईयर की क्वांटिटी जो है बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई होती है, किसकी, रियल जीडीपी निकालना है तो इस साल की क्वांटिटी, इस साल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कौन से ईयर के प्राइस से जो है कि वो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, बेस ईयर की प्राइस पे। किस पे निकाल रहे हैं, बेस ईयर की प्राइस पे, तो वो रियल जीडीपी कहलाएगा। इसीलिए देखो इस साल की क्वांटिटी बेस ईयर का प्राइस, अभी जस्ट बताया था, बेस ईयर के प्राइस को क्या बोलते हैं बेटा, बेस ईयर के प्राइस को हम बोलते हैं P0। क्या बोलते हैं, P0, ठीक है। तो ये देखो Q1 इंटू P0, और रियल नेशनल इनकम भी निकालना है तो Q1 इंटू P0, बस खेल खत्म। सर देखो कितना आसान है, बस आपको ये अगर याद हो जाए रियल और नॉमिनल में डिफरेंस, तो रियल क्या बोलता है, जो है बेस ईयर के प्राइस पे जब कोई जीडीपी या नेशनल इनकम निकाले, और नॉमिनल क्या बोलता है, करंट ईयर के प्राइस पे, इसी साल की करंट ईयर की प्राइस पे जो है जीडीपी या नेशनल इनकम निकाले। क्लियर है। अब देखो इसके कुछ और नाम भी हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, भाई बेस ईयर को कांस्टेंट प्राइस भी बोला जाता है, क्योंकि अब वो तो चेंज नहीं ना हो सकती, बेस ईयर की प्राइस जो पीछे बीत गई वो तो चेंज नहीं हो सकती, इसलिए उसको कांस्टेंट माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा, कांस्टेंट। देन उसके बाद रियल नेशनल इनकम भी बोला जाता है, रियल डोमेस्टिक इनकम भी बोला जाता है। भैया कुछ भी बोलो, बस खेल ये है, अगर बेस ईयर के प्राइस पे कोई भी चीज, चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, चाहे नेशनल इनकम हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे जीएनपी हो, कुछ भी हो, कुछ भी, जितने भी एग्रीगेट्स हैं तुम्हारे, जो भी एग्रीगेट्स हैं उनको अगर निकालोगे किस ईयर के प्राइस पे, बेस ईयर के प्राइस पे, तो उनके नाम के आगे रियल लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, रियल। और अगर करंट ईयर के प्राइस पे निकालोगे तो उनके नाम के आगे नॉमिनल लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चा, नॉमिनल। समझ में आया, ये फॉर्मूला समझ में आया। करंट ईयर की क्वांटिटी हमेशा याद रखना, इसी साल की जीडीपी निकालोगे तो करंट ईयर की भी क्वांटिटी होगी, इस साल की जीडीपी अगर निकालोगे तो करंट ईयर की क्वांटिटी होगी, और करंट ईयर की क्वांटिटी Q1 कहलाती है, और बेस ईयर का प्राइस लेना था तो P0 हो जाएगा, Q1 इंटू P0। क्लियर है। अब
चलो आगे बढ़े, आइए जरा अब थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो सर क्या, मान लो कि देयर आर 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन 2020-21, मतलब अब देखो दो ईयर दे दिया, एक मुझे ईयर दे दिया 2020-21 जिसमें कितनी क्वांटिटी गुड्स प्रोड्यूस हुई थी, मतलब Q1 कितना हुआ था 100 यूनिट्स। अब ये सर आप लोग बोले होंगे सर ये आपने Q1 कैसे लिख दिया, तो भैया देखो आप क्वेश्चन में ही देखो बेटा 2 साल आपको दे दिया, एक 2011-12 दे दिया और एक 2020-21 दे दिया। तो जो पुराना जो पीछे वाला ईयर होगा, जो बैक ईयर होगा, वो हमेशा क्या कहलाएगा, करंट ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो 2011-12 है ना, ये हमेशा जो है बेस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, बेस ईयर। क्या माना जाएगा बेटा, बेस ईयर। और ये जो नया है वो माना जाएगा करंट ईयर। क्या माना जाएगा बच्चा, करंट ईयर। समझ में आया। अब देखो फिर क्या बोला, प्राइस प्रिवेलिंग इन द सेम ईयर। सेम ईयर मतलब इसी साल जो है कितना प्राइस था, ₹10 पर यूनिट, मतलब P1 भी दे दिया कितना, 10 रुपए पर यूनिट। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बट द प्राइस इन 2011, लेकिन उसका प्राइस 11-12 में कितना था, ₹8, मतलब ये P0 दे दिया क्या, बेस ईयर 2011-12 बेस ईयर, और P0 कितना दे दिया, ₹8 पर यूनिट, ₹8 पर यूनिट। ठीक है, आगे तुमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है रियल जीडीपी बताओ। क्या बोलो, रियल। भैया चलो ये सॉल्व किया है ना, छोड़ो हटाओ, मैं इधर देखो। सर रियल जीडीपी क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी अभी जस्ट बताया क्या, करंट ईयर की क्वांटिटी जब बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 8, दैट विल बी ₹800। कितना आ जाएगा, 800 रुपए आ गया। और अगर तुमसे कोई यहीं पे नॉमिनल पूछ दे, क्या पूछ दे बेटा, नॉमिनल जीडीपी कितना आएगा, तो कुछ नहीं भैया, करंट ईयर की क्वांटिटी ही निकालनी है और बेस ईयर का करंट ईयर के प्राइस 100 × 10, दैट विल बी कितना, 1000 रुपये आपका आ जाएगा नॉमिनल, और रियल कितना आ जाएगा, 800। तो समझ में आया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चा कि जब बेस ईयर की प्राइस पे कोई चीज निकलेगी तो वो रियल, और जो करंट ईयर के प्राइस पे निकलेगी नॉमिनल। देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों को निकाल दिया। कैसे लिया जाएगा बेस और करंट ये भी बताया। जो पुराना साल होगा, जो पीछे लगेगा आपको ईयर, 2 ईयर अगर आपको दे दिया, जो पीछे लगेगा दैट विल बी बेस ईयर, और जो नया जो अभी रिसेंट लग रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका करंट ईयर माना जाएगा। क्लियर है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे। आगे बढ़े, ठीक। चलो आगे की कहानी क्या है, अब देखिए एकदम फुल फ्लेज में हम इनके जो है ना डिफरेंसेस पढ़ने चल रहे हैं। डिफरेंसेस क्या है, रियल नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। आखिर नॉमिनल रियल में डिफरेंस क्या है, एक प्रॉपर एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है डायरेक्ट, व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो सर देखिए सबसे पहले आप खुद ही जानिए, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, करंट ईयर। क्या होगा, करंट ईयर प्राइस। देखो खेल तो बेटा प्राइस ही कर रहा है, खेल कौन कर रहा है, प्राइस। तो मतलब इसमें Q1 और P1 की वैल्यू रहेगी, Q1 और P1। और रियल क्या कहेगा, रियल कहलाता है बेस ईयर। क्या कहेगा, बेस ईयर, बेस ईयर प्राइस। तो अब देखो यहां पे क्या मिलेगा, Q1 और P0 मिलेगा। बेस ईयर प्राइस को क्या बोलते हो, P0। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े। इतना समझ में अगर तुमको आ गया बेटा तो तुमको डिफरेंशिएशन लिखने से कोई नहीं रोक सकता। एक अच्छा डिफरेंशिएशन तुम लिख के लेकर आओगे। पहला देखो, इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट कौन सा, करंट ईयर प्राइस। देखो बेटा जस्ट मैंने बोला ना करंट ईयर प्राइस कि नॉर्मल रेसिडेंट है, तो सर जाहिर सी बात है जीडीपी में इंडिया वाले भी हैं, इंडिया के बाहर वाले भी आते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट जो होते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि जीडीपी सिर्फ और सिर्फ जो है कि डोमेस्टिक लेवल पे, सर बाहर वाले भी आएंगे तो इंडिया की जीडीपी निकाल रहे हैं आप, समझ में आया। यूपी की जीडीपी नहीं निकाल रहे, इंडिया की जीडीपी निकाल रहे। तो इंडिया की जीडीपी जो निकालेंगे तो विदेशों से जो आ रहे हैं वो भी इंक्लूड होंगे। क्लियर है, तो इसीलिए नॉर्मल रेसिडेंट वर्ड यूज किया। नॉर्मल रेसिडेंट याद रहेगा, करंट ईयर प्राइस भी याद रहेगा कि करंट ईयर प्राइस पे। तो सर आसान भाषा में क्या बोला कि ये क्या है, मनी वैल्यू। मनी वैल्यू मतलब हमने बोला फैक्टर कॉस्ट हमेशा लेता है। कौन सी वैल्यू लेता है, फैक्टर कॉस्ट। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज क्या प्रोड्यूस्ड बाय कौन, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस, मेजर्ड एट
करंट ईयर प्राइस मतलब इसी साल करंट ईयर की प्राइस पे मेजर हुआ नॉमिनल जीडीपी। इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सर, ये सवाल है आपके बोर्ड लेवल का, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू और अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? ये बेहतरीन सवाल है बच्चा, ध्यान से समझना। कि बोला एक आपकी इकोनॉमिक, जीडीपी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी मतलब क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। बोला कि आपकी इकोनॉमी को सबसे अच्छा जो है कि इंडिकेट कौन कर सकता है, रियल या नॉमिनल? तो भैया एक बात याद रखना, नॉमिनल में क्या होता है, करंट ईयर में प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, कभी प्राइस ऊपर कभी प्राइस नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आप गोल्ड देख लो, शुरू में था कितना जो है कि 70-80,000, अभी कितना हो गया, 1,20,000 1,15,000 रुपए हो गया। तो प्राइस फ्लक्चुएट होने की वजह से ना कभी भी हम एक सही जीडीपी अपने कंट्री की नहीं निकाल सकते। शुरू में सोचो जरा, जस्ट दुगुना होने के कगार पे है, तो वही वो गोल्ड का रेट ही देख लो आप, जस्ट दुगुना होने के कगार पे। तो वही वो बोला कि जब कभी भी नॉमिनल जीडीपी, कभी भी नॉमिनल जीडीपी बेटा कभी भी आपका एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं दिखा सकता, याद रखना इस चीज को। तो इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? अगर कोई पूछा क्यों, क्योंकि क्या आप सीधे कहेंगे प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, और प्राइस फ्लक्चुएट होने की वजह से आप एक सही अनुमान नहीं लगा सकते, सही प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते। एक बात बताओ, एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसको बोल दोगे सही हो तुम? कब उसको बोलोगे सही हो? जब तक वो निकल ना जाए, हॉस्पिटल से बाहर ना आ जाए, सही सलामत रहे ना, तब तक। तो बस वही चीज, जब उसका वैसे ही आप जो है बीपी जो है अप डाउन करता रह रहा है, तो क्या आप एक बता दो नहीं नहीं तुम सही हो भाई, अब पता चले अगले टाइम निकल लिया, तो आप नहीं बता सकते ना। ऐसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ है, आप कभी भी ट्रूली नहीं बता सकते कि ये जो है कि बता, क्योंकि प्राइस हमेशा ऊपर नीचे चलती रहेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कोई जानता था क्या कि इंडिया और यूएस के बीच में इतनी टेंशन आएगी? नहीं ना, कोई जानता था। तो बस उसी वजह से ये एक ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है, ठीक है। इट चेंजेस व्हेन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज और एनी वन। ये जीडीपी चेंज हो जाएगी, चाहे क्वांटिटी बदल जाए तो भी चेंज होगी, चाहे प्राइस बदल जाए तो भी चेंज होगी, ठीक है। इट इज नॉट अ गुड टूल टू कंपेयर द डोमेस्टिक इनकम ऑफ द डिफरेंट ईयर। आप अलग अलग साल के डोमेस्टिक जो है इनकम को जो है नहीं कंपेयर कर सकते इससे, ड्यू टू इट्स प्राइस फ्लक्चुएशंस। और लास्ट में इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी इंटू करंट प्राइस मतलब Q1 इंटू P1, Q1 इंटू क्या हो जाएगा P1, और इसीलिए इसको डोमेस्टिक इनकम एट करंट प्राइस भी बोला जाता है। बस सर वही मैं बोला ना, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, डोमेस्टिक इनकम एट करंट प्राइस, कुछ भी बोलो, समझ गए। चलो जी, अब आगे बढ़े। अब इधर देखो, रियल में क्या था, बेस ईयर लेके चलते थे। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। बस दोनों में एक डिफरेंस आया, एक बेस ईयर प्राइस मतलब P0 पे कैलकुलेट होता है, मतलब रियल जीडीपी क्या बोलता है कि जो ऐसी जीडीपी जो इसी साल कैलकुलेट हो रही है, लेकिन कौन से प्राइस पे, पिछले साल बेस ईयर की प्राइस पे। इट इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सही इंडिकेटर है। तो आपका एक एमसीक्यू का सवाल, कभी कभी ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, सॉरी 3 मार्क्स के, कि which of the following is a true indicator of economic growth, real GDP और nominal GDP, explain briefly, ठीक। तो इसीलिए अच्छा इंडिकेटर कौन है, रियल जीडीपी। क्यों है? क्योंकि इसमें प्राइस फ्लक्चुएट होने के चांसेस नहीं है, प्राइस बीत चुका है, ठीक है। इट ओनली चेंजेस व्हेन क्वांटिटी चेंजेस, ये तभी, क्योंकि देखो P0 तो पीछे जाके दाम तो बदल आएंगे नहीं, P0 तो हमेशा कांस्टेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। बदलेगा तो सिर्फ Q1 ना, क्वांटिटी ही तो बदलेगी, इसमें दोनों बदलता था, ठीक है, इसमें दोनों बदलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बदलेगा। इट इज अ गुड टूल, आप डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो जी रियल को यूज कर सकते। ये क्या होता है, क्वांटिटी इंटू बेस ईयर मतलब Q1 इंटू P0। और देखो इसको डोमेस्टिक इनकम एट क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगा। समझ में आया? देखो कितना आसानी से और कितना जल्दी हम लोगों ने ये डिफरेंशिएशन समझ लिया। मजा आ रहा है क्लास? पक्का?
चलिए आगे बढ़े, चलो। अब सर जो सबसे महान आत्मा आपके पास आ गए, दैट इज, ये कौन आ गए? ये आ गए आपके जीडीपी डिफ्लेटर साहब। जीडीपी डिफ्लेटर साहब क्या बोलते हैं? डिफ्लेटर, डिफ्लेटर मतलब चेंज, डिफ्लेटर मतलब क्या होता है? चेंज। तो वो बोला क्या कि जीडीपी, इट इज द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब कौन? नॉमिनल जीडीपी। अभी पढ़ के आए हो क्या? नॉमिनल जीडीपी। और कांस्टेंट प्राइस मतलब कौन? रियल जीडीपी। कौन? रियल जीडीपी। समझ में आया क्या? तो बस भैया दोनों के बीच की रेशियो बताता है कौन? डिफ्लेटर। तो सर अगर मैं यहां पे ध्यान से एक डायरेक्ट लिख दूं डिफ्लेटर का फॉर्मूला, तो डिफ्लेटर इज इक्वल टू क्या होता है सर? नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। बस खेल खत्म बच्चा। नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, बस ये डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद रख लो तुम। इस साल कितना है देखो, हमेशा याद रखो। कंपेयर बेटा ये कैसे रियल नीचे आएगा, ये भी तुमको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। हमेशा तुम कंपेयर अपने आप को किससे करते थे? मार्क्स ज्यादा पाते थे या कुछ करते थे तो किससे करते थे? बेस ईयर पुराने से ही ना। तो जो कंपेयरिंग वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे होती है। कौन सी वैल्यू? कंपेयरिंग वैल्यू नीचे, और जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू मतलब नॉमिनल, नॉमिनल ऊपर इंटू 100 निकाल दोगे, परसेंटेज में आ जाएगा कि कितना परसेंटेज चेंज ले आ रहा है। क्या बोला? कितना परसेंट का चेंज ले आ रहा है। क्लियर है? बस वही देखो, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 आया। तो बस सर खेल उतना ही था। अब सर लेकिन 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 अब क्या बोलने जा रहा हूं मैं, कुछ लिमिटेशंस है इसकी, डिफ्लेटर की भी। क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करें, सर हम जीडीपी का मतलब क्या? आपको मैंने बताया कि 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, बताया। तो सर एक बात बताइए, कभी कभी क्या होता है कि हम जो भी पैसा लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर में जा रहा है। किस में जा रहा है? इकोनॉमिक वेलफेयर में जा रहा है, पक्का। लेकिन कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि जीडीपी क्या है। जीडीपी इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जीडीपी ही हमें एक अच्छा इंडिकेटर है वेलफेयर दिखाने का कि हमारी इकोनॉमी में सही हो रहा है कि नहीं, लोगों की इनकम बढ़ रही है कि नहीं, इकोनॉमी की डेवलपमेंट। वेलफेयर मतलब क्या? इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो रही है कि लोगों की डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, पॉवर्टी कम हो रही है कि नहीं, जो है उसके बाद लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, एजुकेशन सबको मिल रहा है कि नहीं, ये सब वेलफेयर में जाते हैं। तो भैया एक बात बताइए, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वेलफेयर ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेलफेयर ही तो कर रहे हैं। तो बस वही चीज। तो जीडीपी एक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर का एक ट्रू इंडिकेटर है, बट देयर आर मेनी रीजंस इट इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर ऑफ इट। कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहां पे हम मेजर ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकता जीडीपी। लाइक कुछ अलग अलग रीजंस जो हैं उनको हम जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले चेंज इन प्राइसेस। क्या पढ़ा मैंने? चेंज इन प्राइसेस। अगर किसी चीज का दाम बदलता रह रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, तो बच्चा कभी भी इकोनॉमिक वेलफेयर को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर दाम बढ़ गया तो सर क्या होता है? जीडीपी भी बढ़ जाती है, हाँ या ना? और अगर दाम घट गया तो जीडीपी भी घट जाएगी। क्या सर एक बात बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीडीपी मतलब क्या होता है? आउटपुट। जीडीपी मतलब आउटपुट। क्या आउटपुट बढ़ा? एक बात, बहुत एक एग्जांपल मैं सेट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मान लो इस साल जो है कि हम 500 यूनिट प्रोड्यूस किया। कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 500। और इस साल की जो प्राइस थी पहले स्टार्टिंग में वो 10 रुपए थी, और अभी जो है अभी इसी साल की प्राइस की बात करें इसलिए पी लिख रहे हैं, अभी जो है मान लो ये 15 रुपए हो गए। कितना हो गया? 15। सर अगर इस बेस पे करे तो 500 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। और इस बेस पे करे तो कितना हो जाएगा? 5,000 आ जाएगा। और इस बेस पे करे तो 7,500। देखो जीडीपी तो बढ़ गया। तुम तो कहोगे हाँ भैया 5,000 से 7,500 हो गया, जीडीपी तो सर बढ़ गया। क्या आउटपुट बढ़ा? क्या आउटपुट बढ़ा? बोलोगे नहीं सर। कि आउटपुट बढ़ता तब ना हम मानते कि लोगों को काम भी मिला, रॉ मटेरियल्स बढ़े, मशीनरी बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, तो हम डेवलपमेंट मानते ना। हम तो यहां बस दाम के घटने बढ़ने की वजह से देख रहे हैं। दाम घट बढ़ गया तो चलो हम मान लिए कि जो है कि क्या हो गया, जीडीपी बढ़ गई। नहीं सर, गलत हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल। सिर्फ दाम बढ़ने की वजह से हमारी डेवलपमेंट कहां हुई? कोई डेवलपमेंट हुई क्या?
डेवलपमेंट तब ना होती जब ये आउटपुट बढ़ता, ये 500 से 700 हो जाता ना, तो हम मानते कि प्रोडक्शन बढ़ रही है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, लोग जो है कि जाएंगे, लोगों को एक्स्ट्रा जो बेरोजगार है उनको भी काम मिलेगा, बहुत सारी चीज है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? आउटपुट जस की तस दी, दाम बढ़ा बढ़ा के हम जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे पहले घर को बाहर पेंट करने से अच्छा पहले घर को अंदर तो देखो। घर पता चले घर के बाहर को पेंट कर दो ऐसे ऐसे, चलो एकदम बढ़िया से पेंट हो गया, अंदर पता चले कि टूटा फूटा एकदम देखने लायक नहीं है। तो पहले अंदर को तो सही करो, तब ना बाहर सही करोगे भैया। ठीक, तो इसीलिए कभी भी याद रखिएगा कि चेंज होता हुआ दाम अगर घटता बढ़ता है ना तो जीडीपी भी बढ़ती घटती है, लेकिन कभी भी सही इंडिकेटर नहीं है ये आपको थोड़ी दिखा रहा है कि डेवलपमेंट घट रही है, डेवलपमेंट डाउन हो रही है, डेवलपमेंट अप हो रही है, कुछ नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो समझ में आया कि नहीं बच्चा? चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब सर एक नाम आता है जो आप लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा परेशान आप लोगों को करता है, दैट इज एक्सटर्नलिटीज। कौन? एक्सटर्नलिटीज। सर एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? ध्यान से सुननेगा। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है बच्चा, इधर सॉरी एक मिनट रुक जा बच्चा, हाँ चलो। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है बच्चा कि व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ वन रिजल्ट इन बेनिफिट और हार्म। जब हम कोई भी काम करें हमारे वजह से या तो दो इंपैक्ट आएगा सर, वर्क का हमारे दो इंपैक्ट आएगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। और हम क्या करें, ना तो पॉजिटिव के वजह से कोई हमको पैसा मिला और ना ही नेगेटिव की वजह से कोई पैसा मिला। मतलब समझना, हम कोई वर्क करें और उसके वजह से पॉजिटिव अच्छाई भी आई लेकिन पैसा नहीं आया। अच्छाई तो आई, कुछ अच्छा काम हुआ, पैसा नहीं मिला। और कुछ बुरा भी काम हो गया, हमारे वजह से हम कांड कर गए, हमारे वजह से पता चले कि बवाल हो गया, लेकिन फिर भी हमारा कोई पैसा वैसा नहीं जा रहा है, तो नेगेटिव में चला गया। तो ऐसी चीजों को बोला जाता है क्या? एक्सटर्नलिटीज। क्या बोला जाता है बेटा? एक्सटर्नलिटीज। फिर से समझना, हम कोई काम कर रहे हैं, अब जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो बेटा एक बात बताओ, हम जो है तुम्हारा पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारे पास पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? सब बोलोगे पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन क्या उससे कोई मेरा मॉनेटरी बेनिफिट अभी हुआ? हम तो फ्री में बांट रहे हैं भैया, हम तो आ रहे हैं, फ्री है, फ्री फॉर ऑल, सब भैया सबको मिलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई वैल्यू मिली? नहीं मिली। ठीक, और अगर मान लो बाय द वे हमारे पढ़ाने की वजह से तुम फेल हो गए, ऐसा होने नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हुआ, मान लो तुम्हारे पढ़ाने की वजह से तुम फेल हो गए, तो क्या कोई मेरे जेब से कुछ गया? नहीं गया। और ढूंढते फिरोगे तुम हमें, अब भाई हम तो पढ़ाए अपने तरफ से, गलत पढ़ाए तब ना आप बोलेंगे। तो वही चीज, तो ना तो फायदा हो ना फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, लेकिन हमारे पास मॉनेटरी कोई फायदा नुकसान ना हो, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं क्या? एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए एक्सटर्नलिटीज दो तरीके की होती है सर, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, दूसरी होती है नेगेटिव। अब एक बात बताना, समझना जरा, मान लो मैंने फ्लाईओवर बनवाया, ठीक है, एक फ्लाईओवर बनवाया, इससे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट सुधरेगा, बोलो हाँ या ना? सर सही है। कम्युनिकेशन सुधरेगा, ट्रेड अच्छा होगा, बोलो हाँ या ना? तो ये किस में चला गया? पॉजिटिव में गया क्या? बोलो हाँ या ना? सरकार एक फ्लाईओवर बनवा रही है तो हाईवे बनवा रही है, तो क्या फ्लाईओवर बनवा रही है तो आपसे कोई टैक्स ले रही है क्या? आपसे पैसा ले रही है क्या? आप पैसा दे रहे हो? नहीं, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं, लेकिन पॉजिटिव आया। फ्लाईओवर मान लो गिर गया धड़ाम, 2-4-10 लोग निकल लिए, तो नेगेटिव इंपैक्ट आया। लेकिन तब तक वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में रहेगा जब तक गवर्नमेंट एक भी रुपया ना दे। अगर गवर्नमेंट मुआवजे के तौर पे जो है कि बोल दे कि चलो हम तुमको पैसा देंगे, तब तो वो मॉनेटरी बेनिफिट में आ गया। समझ में आया?
अगर उससे किसी का नुकसान हुआ और उसको कोई भी पैसा नहीं दिया गया तो वो कहलाएगा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। लाइक एक बात बताओ, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो कौन किस में जाएगा? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। क्या क्या आप उस इंडस्ट्री को कोई भी नॉन मॉनेटरी प्रॉब्लम हुआ, कुछ कोई पैसा पे करना हुआ? नहीं। रिवर पॉल्यूट हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या कोई दिक्कत उसको हो रही है? नहीं। तो उस वो किस में जाएगी? नेगेटिव। बस इतना याद रखो, एक्सटर्नलिटीज के केस में पैसा वैसा नहीं मिलेगा, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, कोई पैसा नहीं। हम एक पार्क बनवा दे, ध्यान से सुनना, हम एक पार्क बनवा दे, लोग गए सुबह अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारी चीजें पॉजिटिव, कोई पैसा दिया नहीं, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव क्या है? शाम को सब उसी में जो है कि कुछ ऐसे वैसे लोग जाके उसी में जो है कि शराब पीने लगे या कुछ ऐसा स्मोकिंग करने लगे, कुछ भी, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आने लगा। छुप छुपा के पेड़ के पीछे छुप छुपा के बहुत सी चीजें होती हैं। हाँ, तो सर वो किस में गया? नेगेटिव इंपैक्ट आने लगा कि नहीं आने लगा? तो बस वही चीज, दोनों में नॉन मॉनेटरी, कोई भी पैसा वैसा का खेल नहीं हो रहा है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। तो चलिए क्लास, अब जो है कि हम सेकंड देखते हैं। पहले हम लोगों ने क्या देखा? एक्सटर्नलिटीज देखा, जिसमें हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को देखा। अब जो है हम चल रहे हैं किस पे? दैट इज, सर देखिए एक्सटर्नलिटीज पढ़ा, देन उसके बाद जो है कि हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सर यहां पे बात आ रही है कि जो है कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं? जीडीपी कोई वेलफेयर पे। कभी कभी जीडीपी का मतलब जरूरी नहीं है कि वेलफेयर हो रहा है, कभी कभी जीडीपी का मतलब ये नहीं है कि बस पैसा आ नहीं रहा है, बस ये जान लीजिए वेलफेयर हो रहा है, पैसा वैसा नहीं आ रहा है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में जीडीपी नहीं आ रही है। लाइक देखिए, अब सर खेल ये आया कि पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या खेल आया? दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। अब सर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब सर वही खेल है, हम दो हमारे 17 वाले, लगातार आप पॉपुलेशन बढ़ाते जाइए, लगातार पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, देखिए ये इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा जो है कि रूल है कि अगर प्रॉब्लम तभी अराइज होती है जब स्कार्सिटी आती है। क्या आती है? स्कार्सिटी। तो यहां पे भी तो वही प्रॉब्लम है कि ज्यादा से ज्यादा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? रिसोर्स तो सर लिमिटेड है ना, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जीडीपी पे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो है उसके बाद इलिटरेसी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, ये सारी चीजें होंगी, तो कहीं ना कहीं जीडीपी डिक्लाइन करेगी कि नहीं करेगी? देखिए वही चीज है ना कि जीडीपी डज नॉट कंसिडर द चेंजेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अब वो पॉपुलेशन चेंज हो नहीं रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली उसको इंपैक्ट नहीं करता, जीडीपी को इनडायरेक्ट फॉर्म में करता है। If rate of population growth is higher than the rate of GDP, अगर ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये याद रखना कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ज्यादा है, पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा है किससे? जीडीपी की ग्रोथ से। किससे? जीडीपी की ग्रोथ से। तो सर प्रॉब्लम ये है कि आज जीडीपी को तो फर्क नहीं पड़ेगा, जीडीपी डिक्लाइन तो नहीं करेगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो सर इकोनॉमी को तो दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर इसके साइड लाइन इंपैक्ट देखें हम तो सर क्या होगा? साइड लाइन इंपैक्ट में आएगा कि कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी को प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो गया है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट फॉर्म में शुरू हो गया। अगर तुमसे कोई पूछे कि कैसे, तो सर एक बात जरा सिंपल सोच के देखिए, पॉपुलेशन कम रहेगी तो सारी चीजें सबको अवेलेबल हो जाएगी, हाँ या ना? शॉर्टेज वाली जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सर खत्म हो जाएगी। अब शॉर्टेज की जब समस्या खत्म हो जाएगी तो बच्चा एक बात बताइए, आधी तो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई, सरकार की भी दिक्कतें कम हो जाएंगी, गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो कहीं ना कहीं लेकिन ये याद है रखना कि अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ, अगर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है किससे? ग्रोथ ऑफ जीडीपी से। ग्रोथ ऑफ जीडीपी से, तब तो दिक्कत नहीं है जीडीपी को, जीडीपी तो बढ़नी है क्योंकि जीडीपी आउटपुट को कवर करता है। किसको कवर करता है? आउटपुट को। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो एडी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट तो बढ़ना ही बढ़ना है। बोलो हाँ या ना बच्चा?
तो सर थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी कॉन्सेप्ट लगाइए कि जब एडी बढ़ेगा, अभी आप आगे चल के ये चीज़ें पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी डिमांड बढ़ती है, तो सर एडी बढ़ेगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो जीडीपी को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट एक चीज़ है, it would decrease the per capital availability of goods and services which will adversely affect the economic welfare। अब देखो खेल आया, जो मैं चीजें तुमको समझा रहा था अभी, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जीडीपी को तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो शेयर है वो तो कम होने लगेगा। अब अगर मान लो पहले 1000 रुपए जो है कि हमें 10 लोगों के बीच में बांटना था, तो एक बंदे को कितना मिलता था? 100 रुपए। कितना मिल रहा था? 100 रुपए। अब वही 1000 रुपए जो है हमें जो है अगर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है कि कितने लोगों को बांटना पड़ गया? 200 लोगों को। कितने लोगों को? 200 लोगों को, चलो 20 लोगों को फॉर एग्जांपल, तो ये कितना आ जाएगा? 50 रुपया। सर देखिए लोगों की शेयर कम हो रही है कि नहीं हो रही है? वही बोला, पर कैपिटल अवेलेबिलिटी, लोगों के पास जो अवेलेबिलिटी है वो कम होने लगी कि नहीं? बोलो। तो बिल्कुल सर कम होने लगेगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो शेयर कम होने लगता है, लोगों के पास चीजें की अवेलेबिलिटी कम होने लगती है, जिससे क्या होगा? पहले जिसको 100 यूनिट मिल जाता था अब उसको 50 ही मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर को इफेक्ट तो में लेके आया ही ले आया पॉपुलेशन। तो याद रखिएगा सर, इस तरीके से हम बात करिए कि पॉपुलेशन कैसे इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। सर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब होता है जहां पे पैसे का कोई एक्सचेंज ना हो। किसका एक्सचेंज नहीं हो रहा है? पैसे का कोई भी एक्सचेंज ना हो। लाइक सर यहां पे देखिए, देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट लेफ्ट फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। क्या क्या? अब सर सोच के देखिए आप कि हमने बोला कि नेशनल इनकम में कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होती है? फैक्टर। क्या होती है? फैक्टर मतलब इकोनॉमिक। क्या बोला? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब हम कोई भी काम करें विद द एम ऑफ अर्निंग, पैसा कमाने के मकसद से जब काम करते हैं तो वो बोली जाती है क्या? आपकी इकोनॉमिक। क्लियर है? अब देखो, लेकिन यहां पे दीज एक्टिविटीज आर नॉन मॉनेटरी एंड नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो नॉन मॉनेटरी नेचर है, पैसा वैसा नहीं देते हैं हम, और नॉन मार्केट, हम मार्केट इनकी मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। लाइक बहुत अच्छा एग्जांपल है सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। आपके घर में मम्मी लोग सर जो है कि हम लोगों के घर में मम्मी लोग जो है कि खाना बना रही है, तो क्या पैसा मांग रही है? हाँ चलो 100 रुपया प्लेट, 100 रुपया प्लेट, 100 मांग रही है क्या? नहीं। तो सर उनकी सर्विसेज तो कहीं काउंट हो ही नहीं रही, उनकी सर्विसेज जीडीपी में काउंट हो ही नहीं रही। तो अगर फॉर एग्जांपल सोच के देखिए, अगर वही किसी 5 स्टार होटल में सेफ के तौर पे वो खाना बना के देती तो पेमेंट मिलता कि नहीं मिलता? अच्छा खासा पेमेंट मिलता, बिल्कुल। तो सर वही चीज वो बोल रहा है कि यहाँ पे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, मतलब वो अपने घर वालों के लिए कर रही है, अपने परिवार के लिए कर रही है। समझ में आया? लाइक एक और देखिए, किचन गार्डनिंग। हम किचन का काम कर रहे हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, तो सर उसमें जो है कि कहाँ का पैसा मिल रहा है? यही जाके दूसरे के यहाँ गार्डनिंग का काम करें तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देन उसके बाद सर्विसेज ऑफ फैमिली मेंबर्स टू ईच अदर। एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं सर, खाना दे दिया, चलो ले जाके पानी दे दिया। वही रेस्टोरेंट में करो तो पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? और वही चीज हम घर पे कर रहे हैं तो मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं है? गर्ल्स चलिए, बर्तन आप धोती हैं घर में, तो जो है कि क्या पैसा मिल रहा है क्या? नहीं। वही अगर हम बाहर धोए तो पैसा मिलेगा। तो ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में। तो ये भी जो है कि सर क्या कर रहा है? ये सिर्फ वेलफेयर के मोटिव से हो रहा है। किस मकसद से? वेलफेयर। यहां पे कोई भी जीडीपी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा, जीडीपी बहुत चीजों से इफेक्ट में आती है। पहली चीज आपने एक्सटर्नलिटीज पढ़ा, देन उसके बाद आपने रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ा, चेंज इन प्राइसेस भी पढ़ लिया, प्राइस भी पढ़ लिया चेंजेस, देन उसके बाद नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस भी पढ़ लिया, नॉन मॉनेटरी चीजों को पढ़ लिया। ठीक है, तो ये इतना आपको वेलफेयर में समझना है। अब सर देखिए, जिस टॉपिक पे हम बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आपको कुछ एक अच्छी चीज बताते हैं जो एग्जाम में आती है। सर समझिएगा जरा। अब बात करते हैं हम सर जीडीपी डिफ्लेटर की। अभी हमने बात किया था इसकी, तो इसी का फॉर्मूला जरा हम डिराइव आपको कर दें। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये इसको प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। बेटा आप 11th में स्टैट्स में पढ़े होगे प्राइस इंडेक्स। तो जीडीपी डिफ्लेटर, अब देखो कैसे इसको याद करना है, कैसे याद करना है। हमेशा याद रखना बच्चा कि कभी भी आप कंपेयर करते हो बेस ईयर को किससे? करंट ईयर को किससे? बेस ईयर से।
करंट ईयर P1 मतलब करंट ईयर, अभी जस्ट बताया आपको कुछ देर पहले, और P0 क्या होता है, बेस ईयर। बस करंट ईयर को जब बेस ईयर से कंपेयर करके मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज में निकल के आता है। किस में निकल के आता है बेटा, परसेंटेज में। तो यही कहलाता है प्राइस इंडेक्स। क्या कहलाता है, प्राइस इंडेक्स कहलाता है। समझ में आया? इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर अगर कभी पूछ देगा आपसे ना, कभी भी पूछ दिया बेटा प्राइस इंडेक्स क्या होता है, बेटा प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे, जीडीपी डिफ्लेटर ही तो कहलाता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या बोलता है कि हम करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर से कंपेयर करते हैं और जब उसको परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। तो अब बच्चा एक बात बताओ, ध्यान से समझना। अब प्राइस ऑफ करंट ईयर को हम क्या बोलते हैं सर, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। अगर हम जीडीपी पे बात करें तो नॉमिनल जीडीपी लिखते हैं, बोलो हाँ या ना, क्योंकि जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस तो नॉमिनल जीडीपी ही कहलाती है। और जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस को हम क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रियल जीडीपी। और इनटू 100। लो भैया, ये जीडीपी डिफ्लेटर का जो है फॉर्मूला आपको एकदम आसान तरीके से कहीं भी याद नहीं करना। सर मेरी क्लास में एक चीज याद रखना, आपको याद नहीं करना है, आप कॉन्सेप्ट समझिए। क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझिए कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या बोला, जीडीपी डिफ्लेटर मतलब चेंज, डिफ्लेटर मतलब क्या होता है, चेंज। आपका चेंज कैसा आ रहा, ठीक है, आपका चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना चेंज कैसे पढ़ेंगे, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे और जिसको कंपेयर करना है उसको ऊपर। तो करंट ईयर को हम कंपेयर करते हैं हमेशा बेस ईयर से। बेस को करंट से कंपेयर करने का मतलब नहीं है, होता है कंपेयर, बट हमें अभी उसकी जरूरत है ही नहीं। और क्योंकि जीडीपी हमको इस साल की निकालनी है, किस साल की, इसी साल की, ठीक है। तो ये हो गई P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये तो एक नॉर्मल ट्रिक मैंने दिया आपको, ठीक है। अब P1 मतलब करंट ईयर की प्राइस, और करंट ईयर की प्राइस पे जब जो जीडीपी कैलकुलेट होती है उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, और बेस ईयर के प्राइस पे जो जीडीपी कैलकुलेट होती है दैट इज नोन एज रियल जीडीपी। मल्टीप्लाई किया 100 से, काम खत्म, ठीक है। चल अब सर फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाना सीखिए। फॉर्मूले से अगर फॉर्मूला बनाए तो अगर मैं आपसे रियल जीडीपी का फॉर्मूला पूछूं, क्या पूछ दें, सर रियल जीडीपी बताइए कितना होगा, सर ये निकालना है। सर एक बात बताइए, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं तो मल्टीप्लाई, और ये इधर ले जाऊं तो डिवाइड। बस सिंपल सर, क्या करना है, ये हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। आप इसको प्राइस इंडेक्स के बजाय जो है क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या लिख सकते हैं बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर। कंफ्यूज नहीं होने का है, प्राइस इंडेक्स और डिफ्लेटर एक ही चीज होती है, क्लियर। अब यहीं से तुम नॉमिनल जीडीपी का फिर फॉर्मूला बना सकते थे। नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी निकाल लो भाई, ये प्राइस इंडेक्स इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस इंडेक्स अपॉन, अब देखो ये 100 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। खेल खत्म, समझ में आया, ये बन गया तुम्हारा नाम। तो तीनों में से किसी पे न्यूमेरिकल आ जाएगा भैया, काम खत्म, वो कर दो। बोलो समझ में आया, ये तीनों फॉर्मूले समझ में आए। देखो बच्चा कितना आसान तरीके से ये फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बनाया। ये फॉर्मूला एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपसे एक क्वेश्चन दे देगा और ये पूछ देगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जल्दी से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। ले लिया, आगे बढ़े, चलो। अब जो अगली चीज है दैट इज, ये समझना जरा इसको। सर एक कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है जीएनपी डिफ्लेटर, कभी कभी लिख देता है आपको व्हाट डू यू मीन बाय जीएनपी डिफ्लेटर। बच्चा डरने का नहीं है, ये है वही नाम, है वही नाम जीएनपी डिफ्लेटर भी। बस सर यहां जीएनपी लिख दिया ना, तो यहां आप लिख दीजिए डिफ्लेटर का फॉर्मूला आपको पता है, नॉमिनल अपॉन क्या, रियल इनटू 100, बस इतना लिखना है। अब क्या लगा है, जीएनपी लगा है ना, बस यहां पे लगा दो जीएनपी, क्या लगा दो, जीएनपी, खेल खत्म। देखा कितना आसान तरीके से बना, ये फॉर्मूला में ही आता है, ज्यादातर आपसे ये पूछता नहीं है जीएनपी डिफ्लेटर, बट ये है कि अगर आपसे पूछ भी लिया तो बेटा फॉर्मूला से डेफिनेशन बना दो ना। क्या बना दो, इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीएनपी एंड रियल जीएनपी एंड इट इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, इट इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, खेल खत्म, काम खत्म, आ गया जवाब। अब इसी से तुमको रियल जीएनपी निकालना है तो भी निकाल लोगे बच्चा,
रियल जीएनपी निकालना है तो भी निकाल लोगे, नॉमिनल जीएनपी निकालना है तभी। कभी कभी एनएनपी डिफ्लेटर को बोलता है, नेशनल इनकम डिफ्लेटर भी कभी कभी वर्ड आता है। हालांकि ज़्यादातर केस में जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी डिफ्लेटर के कंपैरिजन में पूछेगा, या बहुत पूछेगा उड़ा के तो जीएनपी डिफ्लेटर पूछेगा। ठीक है, एक नाम और जरा देख लीजिए, जो मेरी ये आज की आखिरी टॉपिक है और इस नेशनल इनकम चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, और इसके बाद जो है कि हम पीवाईक्यूज पे बात करेंगे। जो है अभी की मेरी ये आखिरी टॉपिक जा रही, दैट इज क्या, अब देखिएगा एक नाम आता है दैट इज ग्रीन जीएनपी। क्या नाम आता है? ग्रीन जीएनपी। ये कई बच्चों ने बोला कि सर ये हमें एकदम नहीं समझ में आती है, क्या होता क्या है ग्रीन जीएनपी, हरा जीएनपी, लाल जीएनपी, ये कौन सा जीएनपी आ गया? तो सर ग्रीन जीएनपी का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, ग्रीन जीएनपी का मतलब होता है जब हम अपनी नेशनल इनकम को, ध्यान से समझना एकदम सिंपल, हम अपनी नेशनल इनकम को क्या करें, खर्च करते हैं। क्या करते हैं? खर्च करते हैं, या हमारी नेशनल इनकम डिक्रीज होती है। हमारी नेशनल इनकम क्या होती है? डिक्रीज होती है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से। समझ में आया? अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जो है क्या होता है कि हमारा जो है कि नेशनल इनकम कम हो जाता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, या कभी कभी नेचुरल जो है कि चीज़ों से लेके जो है कि वो हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है कि हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में जो है कि नेचुरल रिसोर्स, जैसे समझो बेटा ना, नेचुरल मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज अगर डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से या किसी भी रीजन से, इंडस्ट्रीज की पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन की वजह से, तो नेचुरल डिजास्टर्स भी आ रहे हैं। अब देखो उत्तराखंड में देखो कि बादल फट रहा है, हिमाचल में बादल फट रहा है, दुनिया भर का जो है कि तबाही मच रही है, तो सर उसकी वजह से कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छा खासा पैसा देना पड़ रहा है, अच्छा खासा रिलीफ फंड जारी करना पड़ रहा है। सोचो जरा, अगर वो रिलीफ फंड बच जाता तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी में जाता कि नहीं जाता? तो बिल्कुल जाता। हाँ सर जाता। तो इसीलिए वो पैसा अब हमारे वेलफेयर में चला गया, कहीं भी वो पैसा डेवलपमेंट में नहीं गया। वो पैसा अगर बचता तो हम डेवलपमेंट में लेके जाते कि नहीं जाते? तो बिल्कुल सर, इसीलिए उसको ग्रीन जीएनपी बोलते हैं। मतलब वो पैसा जो हम नेचर के लिए खर्च कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? नेचर के लिए। अब जरूरी नहीं है कि नेचर के पॉजिटिव के लिए, हम नेचर को सस्टेन करने के लिए, बनाने के लिए भी खर्च करते हैं। पेड़ लगवा रही है गवर्नमेंट जो है दुनिया भर की, तो सारी चीजें कर रही है। या दूसरा कि अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो उस पर भी तो पैसा खर्च कर रहे हैं, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है, तो क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है तो नेशनल इनकम डिप्लीट हो रहा है ना। अरे नेशनल इनकम डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं? नेशनल इनकम से ही तो जा रहा है वो पैसा, बोलो हाँ या ना। तो सर वही चीज है कि वही कहलाता है कॉन्सेप्ट ग्रीन जीएनपी। क्या कहलाता है बेटा? ग्रीन जीएनपी। समझ में आया? इतना लिखोगे आपको जवाब मिल जाएगा, आपको अच्छा खासा जो है कि आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आप लीजिए, जरूर मन है तो, जरूरत लग रही है तो। चलिए ले लिया, आगे बढ़ते हैं। तो आगे की सर खेल यही है कि बस थैंक यू की बात आ गई। अब सर खेल ये हुआ कि हमने जो है आपको जो है क्या क्या चीजें बताई। अब ध्यान से सुनना, हमने जो है आपको इस पूरे चैप्टर के दौरान वैल्यू एडेड मेथड समझाया, फिर हमने आपको एक सबसे बड़ा चीज दैट इज डबल काउंटिंग समझाया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको इनकम मेथड दिया, हाँ या ना। देन उसके बाद हमने आपको एक्सपेंडिचर मेथड दिया, फिर उसके बाद हमने आपको जो है अभी नॉमिनल एंड रियल जीडीपी पे बात हुई अच्छी खासी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी पढ़ा हम लोगों ने। देन उसके बाद डिफ्लेटर पढ़ा हम लोगों ने, वेलफेयर में एक्सटर्नलिटीज दुनिया भर की चीजें पढ़ी, ठीक है। ग्रीन जीएनपी पढ़ लिया हम लोगों ने। सारी चीजें, एक भी चीजें अभी तक छूट नहीं रही है। और
इन मेथड्स को एकदम बारीकी से हमने तोड़ना सीखा कि कैसे इन मेथड्स को ब्रेक करके हम अपने क्वेश्चंस हर मेथड में हमने दो दो तीन तीन क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया आपको, हर क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने। तो सर अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी दैट विल बी ऑन क्या, PYQs, बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल्स आएंगे के साथ हम लोग आएंगे। दैट उसमें जो है कि हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको कि कैसे वो बड़े 6-6 मार्क्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आई होगी क्लास तो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।